नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था पासा पलट गया, मियाँ की जूती मियाँ का सर। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी क्रंदन सुनाई देगा, बल्कि क्रंदन नहीं, ये आर्तनाद है। इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है एडिट पेज पर। सुहास पलशीकर ने लिखा है। उनका जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ। ये इनकी जो पहचान है वो मोदी हेटर के रूप में, संघ, भाजपा और मोदी से तीनों से नफरत करते हैं, तीनों के धुर विरोधी हैं। इनका विरोध करने वाला जो भी हो उसका समर्थन करते हैं, उसके पक्ष में बोलते हैं। और ये लगातार लिखते रहे हैं पिछले 11 साढ़े 11 सालों से। उससे पहले भी लिखते थे, लेकिन पिछले 11.5 साल से जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कि कैसे मोदी और भाजपा मिलकर देश बर्बाद कर रहे हैं, कैसे भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं, कैसे खासतौर से जब ये इंडिया ब्लॉक बना 2024 के चुनाव से पहले तो उनको बड़ी उम्मीद थी। उनको लग रहा था कि पूरा देश बदलने वाला है और मोदी का पतन होने वाला है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से उनकी उम्मीद पर इंडिया ब्लॉक खरा नहीं उतरा। अब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और उस पर उन्होंने लिखा है। एक सज्जन है जो इसी कैटेगरी में आते हैं, उनकी बात सुनिए। उनका नाम है योगेंद्र यादव। उन्होंने लिखा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार के नतीजे का असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा वो गलतफहमी में है। ये दोनों आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठता है, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक है। मोदी विरोध, मोदी से घृणा करना, बीजेपी और आरएसएस से घृणा करना। लेकिन इसके ठीक विपरीत लिखा है सुहास पलशीकर ने। उन्होंने तो मतलब एक तरह से मरसिया पढ़ दिया है विपक्ष का। उनका पुराना विपक्ष खत्म हो गया और नया उभर नहीं रहा है। लेकिन बिहार चुनाव की बात करते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं वो ध्यान देने लायक। भले ही वो विरोधी हों और इस हद तक विरोधी हों, बीजेपी का विरोध करें, आरएसएस का विरोध करें, भाजपा सरकार का विरोध करें, ये इसमें कोई जो है ऐतराज़ वाली बात नहीं है, आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन देश के विरोध तक चले जाएं, ये आपत्तिजनक है। मैं केवल उन्हीं लोगों की बात करता हूं जो मोदी, भाजपा और संघ का विरोध करते करते देश विरोध तक चले जाते हैं। राजनीति में समर्थन विरोध ये सिलसिला चलता रहता है, समय के साथ ये पाले बदलते रहते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य उन लोगों पर होता है जिनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको वोट नहीं मांगना है, फिर आपको सच बोलने से डर क्यों लगता है? तो योगेंद्र यादव जैसे लोग तो इसलिए बोलते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे। अगर ये ना बोलें तो फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो उनकी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बड़ा मायावी दूसरा आपको नहीं मिलेगा जो झूठ बिल्कुल चेहरे पर शिकल लाए बिना बोल सकता है और पूरी बेशर्मी से अपनी ही बात को बाद में काट सकता है। लेकिन आज मैं बात सुहास पलशीकर के लेख की कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का रथ जो है वो बिहार ने रोक दिया। आपको याद होगा बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। एनडीए उसमें से 30 जीत गया, केवल 10 सीटें जो है वो इंडिया ब्लॉक के खाते में आई। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री बन जाए और उनका कहना था कि कांग्रेस ने अगर अच्छा परफॉर्म किया होता तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता। तो उनका सितारा चढ़ता हुआ था। 4 साल में 2020 से 2024 के बीच में तेजस्वी यादव मुंह के बल गिर गए। 40 में से उनकी पार्टी आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई। तो इसीलिए सुहास पलशीकर कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का रथ जो है 2024 में बिहार ने रोक दिया। बिहार का अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें, पूरे देश की राजनीति की दृष्टि से तो बहुत महत्व है, खासतौर से इस मैंडेट का, ये जो जनादेश आया है। अब सुहास पलशीकर कह रहे हैं, देखिए आदमी जब अंतिम समय में होता है, मेरा मतलब उनके शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, उनकी राजनीतिक विचारधारा से है। उनकी राजनीतिक विचारधारा का अंतिम समय आ गया है तो आदमी अंतिम समय में सच बोलने लगता है। वो कह रहे हैं कि 1990 की राजनीति अब नए रास्ते पर चल पड़ी है, वो रास्ता उसने छोड़ दिया है। उसका मतलब आप समझिए,
सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, ये कहने में उनको संकोच हो रहा होगा या उनको लग रहा होगा कि बड़ी हेठी होगी, कैसे अपनी पुरानी बातों से पीछे हट जाएं। मंडल की राजनीति को बीजेपी ने, जो मंडल की राजनीति का गढ़ था बिहार, वहाँ ख़त्म कर दिया। और वो कह रहे हैं कि जेडीयू की सीटें भले बढ़ गईं, लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों को रिडंडेंट बना दिया है, महत्वहीन बना दिया है, निरर्थक बना दिया है। वास्तव में बिहार में सरकार का और बिहार की जो राजनीति है इस समय, उसका नेतृत्व भाजपा कर रही है। भाजपा का जो सामाजिक गठबंधन है और उसकी जो राष्ट्रवाद की नीति है, सिद्धांत है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आपको याद दिला दूं कि राम मंदिर के आंदोलन के दौरान भी भाजपा बिहार का जो किला है उसको भेद नहीं पाई थी, बिहार के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाई थी, वहाँ हिंदुत्व की स्वीकार्यता वो बना नहीं पाई थी। अब पासा पलट रहा है। सुहास पलशिकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में जेडीयू की सीटें भले बढ़ गई हों, लेकिन जेडीयू रिडंडेंट हो जाएगी, अप्रासंगिक हो जाएगी। भाजपा का सामाजिक प्रभाव का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। और वो केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की तो बात कर ही रहे हैं, पूरे देश के स्तर की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2014 में जब भाजपा जीती थी, प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब भाजपा मुख्य रूप से उत्तर भारत और पश्चिम भारत पर निर्भर थी। उसके बाद उसने दक्षिण में तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के बीच में सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने माना नहीं कि उसे कुछ सफलता मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा को काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और सफलता का मतलब ये नहीं होता कि भाजपा की तमिलनाडु में सरकार बनने जा रही है, अभी इसमें बहुत लंबा समय है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर चुकी है। उसके अलावा वो लिखते हैं कि उसने उड़ीसा जीत लिया, तेलंगाना और कर्नाटक में और अंदर तक घुस गई, अपना सामाजिक और भौगोलिक जो उसका प्रभाव का दायरा था उसको बढ़ा लिया है। वो कहते हैं कि बिहार के नतीजे का संकेत ये है, संदेश ये है कि भाजपा जिन इलाकों में कमज़ोर थी वहाँ उसका प्रभाव बढ़ रहा है, वहाँ उसका जनाधार बढ़ रहा है। ये इसको भाजपा की प्रशंसा उनकी ओर से मत समझिए, ये उनका क्रंदन है, उनका रुदन है। हाहा विपक्ष तुम्हारी दुर्दशा देखी न जाई, ये भाव उनके मन से निकल रहा है कि विपक्ष के कैसे दुर्दिन आ गए, कैसी दुर्दशा हो गई है। थोड़ा उनका रोना बढ़ता है तो कहते हैं बिहार के जनादेश ने भाजपा के लिए फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, सोशल जस्टिस की राजनीति खत्म हो रही है, अपने अंतिम चरण में है। और उनका दुख इस बात से और बढ़ जाता है कि अगले साल जहां चुनाव होने वाले हैं उनमें से 2 राज्यों की वो बात करते हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। वो कहते हैं इन दोनों राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको लड़ना पड़ रहा है एंटी इनकम्बेंसी से, और उनको लड़ना पड़ रहा है केंद्र की मजबूत भाजपा सरकार से। उनको इस बात का भी दुख है, अफसोस है कि भाजपा के सहयोगी दल बिहार में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को रोक नहीं पाए। आपको याद होगा एक समय यही नीतीश कुमार बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव को दिया हुआ रात्रि भोज कैंसिल कर दिया था, और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये 2010 की बात है, 2010 और उसके बाद किसी चुनाव में जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गए, बिहार में भाजपा के उम्मीदवारों का भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आने दिया। ये दबदबा था नीतीश कुमार का भाजपा पर, बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सुहास पलशिकर का रोना यहीं रुकता नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे शासन तंत्र पर मोदी की मजबूत पकड़ हो गई है, और असली जो दुख उनका है अब सामने आता है। वो कह रहे हैं कि भाजपा के कदम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र की ओर। यानी उनका मानना है कि बस समय की देर है जब ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा भारत। ये कोई भाजपा ही नहीं कह रहा, संघ का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता नहीं कह रहा है। ये भाजपा से नफरत करने वाले, मोदी से नफरत करने वाले, संघ से नफरत करने वाले एक बुद्धिजीवी का कहना है। मतलब उनके दुख इतने हैं, घाव इतने हैं कि शायद राणा सांगा का भी उदाहरण देना, हालांकि राणा सांगा की बात करना उनके संदर्भ में राणा सांगा का जो है अपमान होगा,
लेकिन घावों की संख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो उनके घाव बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2024 का जो मैंडेट था वो खोखला साबित हुआ। 240 सीटें आने के बाद भी 303 से घटकर 240 आने पर भी भाजपा ने और मोदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। और फिर आगे भविष्य को लेकर उनकी चिंता ये है, उनकी आशंका ये है, उनका डर ये है कि भाजपा आने वाले समय में अपने सहयोगियों से छुटकारा पाने की कोशिश करेगी। तो उनके हिसाब से 3 तरीके होंगे इसके। एक डिफेक्शन के जरिए, दूसरा इलेक्शन कराकर, मेरा मानना है कि वो शायद बाई इलेक्शन की बात कर रहे होंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन की बात तो शायद नहीं कर रहे होंगे, और तीसरा है सहयोगी दलों की उपेक्षा करके। फिर कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक जिन 2 पैरों पर खड़ा था, कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल, दोनों गिर गए, दोनों पैर टूट चुके। कांग्रेस ने संगठन के लिए कुछ किया नहीं। कांग्रेस संगठन, नैरेटिव और शासन तीनों मोर्चों पर फेल रही। और उनका दुख इस बात से और बढ़ जाता है कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो इस पतन में कांग्रेस से होड़ लगा रहे थे कि कौन कितना नीचे जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल ये समझ ही नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी की किस राजनीतिक रणनीति का मुकाबला उन्हें करना है, किस तरह की राजनीति कर रही है, भाजपा की रणनीति क्या है। इस बात को क्षेत्रीय दल समझ ही नहीं पाए। और अब मैं कह रहा हूँ, अब जो भाजपा की ताकत है उसमें अब समझ भी जाएं तो मुकाबला करने की हालत में नहीं है। इसीलिए सुहास पलशीकर आखिर में कहते हैं कि पुराना विपक्ष खत्म हो गया है और नया विपक्ष उभरने के कोई संकेत नहीं है। तो उन्होंने मान लिया है कि भाजपा का सार्वदेशिक वर्चस्व बन चुका है, भले ही वो देश के सभी राज्यों में उसकी सरकार ना हो, भले ही लोकसभा में उसका पूर्ण बहुमत ना हो, ये मैं कह रहा हूँ, फिर भी भाजपा के विरोधियों ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है कि अब हम नहीं लड़ सकते। भाजपा से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। भाजपा की ताकत के सामने हमारे लिए खड़े होना मुश्किल हो गया। तो 303 में जैसे मोदी थे, 240 में भी हैं, बल्कि मैं कह रहा हूँ 240 में ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इन लोगों का अफसोस यही है कि पूरे शासन तंत्र पर, और सुहास पलशीकर का दुख ये भी है कि पूरी भाजपा पर नरेंद्र मोदी का शिकंजा कस चुका है। याद रखिए, इस पूरे लेख में जो उनका प्रिय शब्द था उसका एक बार भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। 2 प्रिय शब्द हैं, एक का इस्तेमाल किया है, एक का नहीं। अब वो है बहुसंख्यकवाद, उसका एक जगह जिक्र कर दिया है, वो लगता है शायद डरते डरते या सकुचाते। लेकिन दूसरा शब्द तानाशाही या फासिज्म, जो मोदी का नाम आते ही अगला शब्द होता था, उसका जिक्र तक नहीं किया है। उनको समझ में आ रहा है कि इस देश का मिजाज बदल गया है, इस देश के लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है, इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें मोदी के साथ चलना है और मोदी की ताकत को बढ़ाना है। बाकी सब बातें उनके लिए निरर्थक हैं। तो बिहार के चुनाव ने, मैंने बहुत पहले कहा था जब बिहार का चुनाव हो रहा था या उससे पहले भी, बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा केवल वहाँ राज्य में सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये नहीं तय करेगा, पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। और इस बात को अब भाजपा के धुर विरोधी, और फिर कह रहा हूँ भाजपा से नफरत करने वाले, वो बुद्धिजीवी मानने लगे हैं। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत है। ये जो नैरेटिव का खेल वो खेलते थे वो पलट रहा है, इसलिए मैंने कहा था पासा पलट रहा है। और नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के उस बाजीगर के रूप में उभरे हैं जो बाजीगर जो है किसी भी बाजी को पलट सकता है, और उन्होंने 2024 के बाद करके दिखाया। महाराष्ट्र में, ये सुहास पलशीकर ने भी इसका जिक्र किया कि बिहार की जीत महाराष्ट्र की जीत की तरह है, जहां सहयोगी तो बढ़े हैं भाजपा के, उनकी सीटें बढ़ी हैं, उनका जनाधार बढ़ा है, लेकिन उनका महत्व उन्होंने नहीं कहा, उनका महत्व अगर खत्म नहीं हुआ तो कम हो गया है। महाराष्ट्र में आप देखिए, चाहे आप शिंदे की बात कीजिए, चाहे अजित पवार की बात कीजिए,
और बिहार में भी आप नीतीश कुमार की बात कीजिए या एलजेपी की चिराग पासवान की बात कीजिए, दोनों राज्यों की राजनीति में भाजपा के सहयोगी दलों की संख्या जो भी हो, प्रभाव की दृष्टि से अब वो बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। भाजपा सर्वशक्तिमान बनकर उभरी है इन दोनों राज्यों में और पूरे देश में उभरी है। तो इंतज़ार कीजिए अगले साल का, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, वो भारतीय राजनीति को एक बहुत बड़े निर्णायक मोड़ की ओर ले जाएंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।